हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं एक पाइपलाइनिंग का जनरल कंसिडरेशन कि हम कब किसी एप्लीकेशन को पाइपलाइन करने का कोशिश करते हैं, कभी किसी प्रोसेस को या किसी कैलकुलेशन को हम पाइपलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में अगर समटाइम्स इफ हमें एग्जीक्यूट करना है कुछ इस तरीके से, तो क्या दिख रहा है आपको कि आपके पास में एक ऑपरेंड है ए, बी और सी, है ना। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें उसे सी में ऐड करना है। तो जब हमारे पास में इस तरीके का कोई एग्जीक्यूशन करना है या ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें दिख रहा है हमें सिंगल इंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन यही इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या रहे, आपका एक इंस्ट्रक्शन रहे, है ना। तो ये रहा हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या है, जिसमें हमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। और इस मल्टीप्लिकेशन में दो ऑपरेंड है R1 से एंड R2, है ना। और उसके बाद में उसका जो भी रिजल्ट आया, अगर मान लीजिए हमने उसे R3 में डाला तो उसका क्या करना है, ऐड ऑपरेशन करना है। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया है कि जो हमारा A है वो किस में है, R1 में है, B जो है हमारा वो R2 में है और C जो है हमारा वो R4 में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, R1 और R2 का R3 में चला गया और फिर क्या किया हमने, R3 और R4 का एडिशन कर दिया और उसे स्टोर कर दिया R5 में। तो वी आर सीइंग कि हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन है और जो डेटा है वो भी क्या है, हमारा सिंगल डेटा है। तो हमें इसे, अगर इसको हम जनरली देखें तो हमें इस तरीके से हम ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही इंस्ट्रक्शन जो है आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए, जहां पर आई की जो वैल्यूज है वो इस तरीके से मूव करते हुए कुछ एंड तक पहुंच रही है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहां पर सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा था, यहां सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा है। आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आई की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो आपके जो डेटा है वो चेंज हो रहे हैं। जब इस तरीके के हमारे ऑपरेशंस दिखते हैं जहां पर हम सिंगल इंस्ट्रक्शन पे मल्टीपल डेटा ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा की बात करते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि हम इन ऑपरेशंस को एक पाइपलाइन में डाल सकते हैं, सो दैट क्या हो कि अगर हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई एक जगह हो रहा है ना, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, आपको यहाँ पे अगर विजुअलाइज हो सके तो हम पहले कर रहे हैं इस तरीके से कुछ, है ना, फिर और इसी तरीके से हम ए एन तक मूव करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं 1 बाय 1 की बात करूं, है ना, तो ये दिख रहा है मुझे क्या, ये दो ऑपरेशंस दिख रहे हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और दूसरा क्या, एडिशन ऑपरेशन। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि मेरा अगर दो वैल्यूज है ना, वो R1 और R2 ले लीजिए, है ना, जो कि कहाँ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरा R3 है ना, और मेरे पास में ये R4 है जो कि कहाँ जा रहा है, फर्दर, ये फर्दर दोनों जा रहे हैं आपके एडिशन में और यहां से आपको आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यही हो रहा है। तो दो अलग अलग सब ऑपरेशंस दिख रहे हैं और हमने उसको एक पाइपलाइन में डाल दिया है। तो बेसिकली हम यही करते हैं क्या
कि हमारे पास में जो ऑपरेशंस है उसे हम सब ऑपरेशंस में स्प्लिट करते हैं और उस सब ऑपरेशंस की फिर हम क्या बना देते हैं फर्दर पाइपलाइन। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये R1, R2, R3, R4, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो ये सीरीज ऑफ डेटा है उसे पैरेलली डाल सकते हो। तो जब A1 और A2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब कुछ नहीं ऑपरेशन होगा, लेकिन जब R3 और R4 यहाँ पर ऐड हो रहे हैं उस केस में मल्टीप्लाई वाला तो फ्री है, तो वो क्या कर सकता है, A2 और B2 को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो वो वही करेगा। जब यहाँ पर R3 और R4 में है ना क्या ऑपरेशन होगा, A1 प्लस B1 का जो कॉम्बिनेशन है से Z है ना, और इसको हमने सेट Y कह दिया, तो यहाँ पर अगर Z और Y आता है ना, उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस केस में यहाँ पे आ जाएगा A2 और B2 है ना। तो यहाँ पर मेरा जो पुराना वाला ऑपरेशन था वो ऐड हो रहा है और यहाँ पर नए वाला आकर क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या विजुअलाइज हो रहा है कि अगर मेरे को इस टोटल का टाइम है ना, एक एग्जीक्यूशन का टाइम जिसमें एडिशन को 2 साइकिल लग रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन को 2 साइकिल लग रहे हैं है ना। तो अगर मैं मान लीजिए मेरे पास में ऐसी n की वैल्यू 5 है और 5 सेट्स है, तो मुझे क्या होगा 2 + 2 4 है ना, और 4 × 5 जैसे दैट इज 20 साइकिल्स लगेंगे है ना। कब, जब मैंने पाइपलाइन नहीं कर रखा है। अगर मैं पाइपलाइन कर लेती हूँ तो क्या होगा, पहला वाला तो मुझे 2 + 2 4 में ही मिलेगा है ना, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है वो नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर R2 और R3 आ चुका होगा, सॉरी यस A2 और B2 जब आएगा उस केस में यहाँ पर क्या चल रहा है, A1 और A2, तो इसका ये दो सेकेंड्स, इसके जो 2 सेकेंड्स है उससे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। तो अगला वाला जो मुझे क्या मिलेगा, अगले ही दूसरी साइकिल में मिल जाएगा है ना। तो पहला वाला जो है मुझे अगर रिजल्ट 4 साइकिल में मिला तो नेक्स्ट वाले का कितने में मिल जाएगा, क्योंकि 2 साइकिल इससे ओवरलैप हो चुकी है, तो अगले 2 में मिल जाएगा, अगला 2 में मिल जाएगा, अगला 2 में, और ऐसे। तो टोटल मेरे 5 जो इंस्ट्रक्शन हैं वो कितने में कंप्लीट हो जाएंगे, 4 6 8 और सॉरी, तो हमारे टोटल 2 2 4 4 2 और 4 और 4 8 और 16, सॉरी 12, तो ये हमारा टोटल 12 साइकिल्स में कंप्लीट हो जाए है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे रिड्यूस हो गई है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास में एक ऑपरेशन में कितने सब ऑपरेशंस, और जो सब ऑपरेशंस है उनको हमने किस में डिवाइड कर दिया, उन्हें हमने डिवाइड कर दिया सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट का हमने एक रिजल्ट ले लिया है ना। तो वी आर हैविंग 2 डिफरेंट सेगमेंट्स और इन सेगमेंट्स के बीच में क्या है, उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो इस तरीके से हमने सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया, हमने पाइपलाइन कर लिया। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे हम सेगमेंट्स को जनरलाइज फॉर्मूला में लेकर आते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें हमारी जो पाइपलाइन है उसमें हमने क्या किया है, एक प्रोसेस को सब प्रोसेस में स्प्लिट कर दिया है और हर एक सब प्रोसेस का क्या बना दिया है, एक सेगमेंट बना दिया है। तो उस सेगमेंट से क्या होगा कि जो सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट में अगर हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जब फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट करेगा तो उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, उसका रिजल्ट R1 में स्टोर होगा। वह रिजल्ट आगे सेगमेंट 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, और उस केस में सेगमेंट 2 पर जब हमारा I1 इंस्ट्रक्शन होगा तो सेगमेंट 1 क्या होगा, हमारा फ्री होगा। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सेगमेंट 1 पे क्या डाल सकते हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 2 डाल सकते हैं, एंड सो ऑन। हमारी जैसे जैसे सेगमेंट्स पे आगे बढ़ेगी हमारी इंस्ट्रक्शन, वैसे वैसे हमारे जो पीछे वाले इंस्ट्रक्शंस है या डेटा है वो क्या होंगे, आगे पुश होते जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि हम जो कि अगर हमारा इंडिविजुअली एक सेगमेंट को टीपी टाइम लग रहा है ना, तो हमारे पास में मान लीजिए के सेगमेंट्स है, तो हमारे पास में टोटल टाइम कितना हो गया, के टीपी हो गया, और यही क्या हो जाता है, हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है किससे,
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से अगर मैंने n इंस्ट्रक्शन माने तो n इंटू के टीपी हो जाता हमारा। कब? जब हमारे पास में पाइपलाइन नहीं होता, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता? के टीपी टाइम लगता है ना। ये हमारा टोटल टाइम इन नॉन पाइपलाइन है, ठीक है। तो और अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन में मान लीजिए आपको पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसका टाइम कितना लग रहा है? केटीपी लग रहा है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को है ना ये करते करते तो जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब जितना भी सेगमेंट्स है, उतना ही पूरा टाइम किसको लगेगा? हमारे पहले वाले इंस्ट्रक्शन को। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को तो आपका केटीपी लगेगा, दैट विल बी ओनली फॉर वन इंस्ट्रक्शन। बाकी जितने भी n-1 इंस्ट्रक्शन है उनको कितना टाइम लगेगा? उन्हें सिर्फ टीपी टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि बाकी जितने भी चीजें वो क्या होती जाएगी? ओवरलैप होती जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से हमारा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ I1 है, तो तब तक तो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन I1 जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो I2 यहाँ आ जाएगा, I1 जैसे यहाँ आ जाएगा तो I2 यहाँ आ जाएगा, और I3 यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे I1 यहाँ आ जाएगा, I2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ I3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? आपका I4 हो जाएगा। तो I1 के निकलते से ही, है ना, अगले टीपी टाइम में हमको क्या मिल जाएगा? अगले टीपी टाइम में I2 मिल जाएगा, अगले टीपी टाइम में हमें I3 मिल जाएगा, और अगले टीपी टाइम में हमें I4 का रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा? इतना लगेगा किसमें? पाइपलाइन, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में 6 टोटल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के लिए, और जो टाइम लग रहा है टीपी, तो टीपी की वैल्यू अगर हमारी 1 सेकेंड 1 नैनो सेकेंड जो भी है, ठीक है, और जो हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 6 है, और सेगमेंट्स या नंबर ऑफ सेगमेंट्स अगर हमारे पास में 4 है, तो यहाँ कितना टाइम हो जाएगा आपको? 6 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज 24, है ना। और यहाँ की बात कर लें, यहाँ तो कितना आपको हो जाएगा? टीपी कितना है आपका? 1 इंटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स दैट इज के 4 प्लस n-1 कितना बचा आपका? 5 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9, ठीक है। तो आपको आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम है ना, स्पीड अप कितना हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं टर्म की स्पीड अप। तो स्पीड अप आपको क्या बताता है कि हमारे पास में नॉन पाइपलाइन में जितना टाइम लग रहा है उससे पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है। तो ये नॉन पाइपलाइन का अगर 24/9 है तो अराउंड 2.6 अराउंड आपका क्या मिल रहा है? स्पीड अप मिल रहा है। यही स्पीड अप क्या होगा? आपका ग्रो होते जाएगा और इट विल रीच टू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, है ना। नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो कि 4 है उसके बराबर तक पहुंच सकता है जब हमारे पास में जो क्या होगी, जब हमारे पास में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत लार्ज होंगे, है ना। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके बहुत लार्ज होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या करने लगेगा? इस पोर्शन को डोमिनेट करने लगेगा। अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में इधर 5 था, इधर 4 था, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर 55, 45 और 100 और 1000 होंगे तो उस केस में ये जो 4 है ये उसका बहुत छोटा पोर्शन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आपके बढ़ेंगे पाइपलाइन में स्पीड अप आपका बढ़ते जाएगा। और ये कितना रीच कर सकता है? ये रीच कर सकता है आपका नंबर ऑफ सेगमेंट्स के बराबर, ठीक है।
तो आपको अब यहाँ से क्लियर है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पाइपलाइन वहां कर सकते हैं जहां पर हमारे पास में एक ऑपरेशन में मल्टीपल सब ऑपरेशन मिले, है ना, और या फिर हमारे पास में कोई भी ऐसी प्रोसेस है जिसको हम सब प्रोसेस में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल प्रोसेस पे इंडिविजुअल इनपुट डाल के उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करके हम दूसरे को ब्रिंग करके क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन कर सकते हैं। और पाइपलाइन करने से हमारा जो एग्जीक्यूशन है ओवरऑल स्पीड अप हो जाएगा कंपैरेटिवली नॉन पाइपलाइन के लिए। तो नॉन पाइपलाइन में जो हमारे रिसोर्सेस है वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहे, लेकिन पाइपलाइन में हम लोग उसको 100% यूज कर रहे हैं।